हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी का 7 चैप्टर देखेंगे, जिसमें है रेगिस्तान में जीवन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम नदी के आसपास के एरिया में जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पर आय के स्रोत क्या होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, वो सब हमने देखा था। अभी हम इसमें देखेंगे कि रेगिस्तान में किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया जाता है, यहाँ पर आय के स्रोत क्या होते हैं, उस सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जहाँ यहाँ पानी के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। जब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पर सूखा रहता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं तथा जो ये रेगिस्तान होते हैं न सिर्फ गर्म बल्कि ठंडे भी होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। गर्म रेगिस्तान, पहले गर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यहाँ पर सहारा के रेगिस्तान का चित्र भी दिया हुआ है। इस प्रकार से यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतनी बड़े एरिया में ये अकेला रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी कि ये 11 देशों में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। यहाँ पर तो चट्टानें भी पाई जाती हैं सहारा रेगिस्तान में। यहाँ पर चित्र दिया गया है अफ्रीका का। ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। इतने बीच में ये सहारा है, सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कितनी कंट्रीज़ में ये होकर के गुजर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो इनकी यहाँ पर चट्टानें पाई गई हैं। वहाँ पर चित्रकारी मिलती है जिसमें पेड़ पौधे और मतलब जो जानवर हैं उनके चित्र वगैरह चित्रित किए गए हैं। लेकिन अभी हम रेगिस्तान देखते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में जो था, यहाँ पर हरा भरा ही एक जंगल था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ एवं तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। हमने पहले देखा था जो पृथ्वी थी हमारा आग का गोला थी, फिर वो बिल्कुल बर्फ़ में बदल गई, हर जगह बर्फ़ थी, इतना ठंडा था। फिर उसके बाद में जलवायु परिवर्तन हुआ, जो बर्फ़ है वहाँ पर मतलब जो तापमान है वो बढ़ने लगा तथा बारिश होने लगी, बर्फ़ पिघलने लगा। और अब फिर से जो जलवायु परिवर्तन है वो फिर से हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की हम खबर पढ़ते रहते हैं, तो फिर से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पृथ्वी फिर से आग का गोला बनेगी तथा फिर से ठंडी होकर बर्फ़ में बदलेगी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है वो निरंतर चलते रहते हैं। सहारा के अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.60 डिग्री। जलवायु क्या है? सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कि यहाँ जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी
संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हम जानते हैं जो रेत होता है वो क्या है कि जो रेत है वह जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी जो है वो जो सूर्य की ऊष्मा उसको ग्रहण भी करता है तथा उसको वापस निकालता भी है। जबकि जो पानी है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ का तापमान जो है समान रहता है, क्योंकि जो पानी है वो ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है, तो इसलिए वहाँ का तापमान समान रहता है। जबकि जो ये होते हैं रेगिस्तान वाले एरिया, वहाँ पर जो है दिन के समय अत्यधिक गर्मी होती है और रात के समय ठंड हो जाती है। वनस्पति एवं प्राणीजात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्धान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं वो ऐसे ही सूखे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्दान इस प्रकार से है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? मछली के कंकाल, क्योंकि हमने पहले देखा कि यहाँ पर पहले पानी था, जंगल था, हरा भरा था ये, तो वहाँ पर मछलियाँ भी होंगी, तो इसलिए वहाँ पर उनकी मछलियों के कंकाल मिलते हैं। परंतु आज के टाइम में ऐसा नहीं है, वहाँ का जलवायु परिवर्तन होने के कारण। लोग यहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। यानी कि पशुपालन करते हैं ये लोग, खेती बाड़ी करते हैं, चलवासी हैं एक प्रकार के, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्दान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। जो नील नदी है वहाँ की, यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। अत्यधिक तो वहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज जहां मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यानी कि वहां पर भी परिवर्तन हो रहा है। वहां पर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं। वहां पर मिलने वाले तेल के कारण अलग अलग कंपनियां जाती हैं, जिसके कारण वहां पर चीज़ें बदल रही हैं। जब रेत को पवन उड़ा लेती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्दान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। यानी कि जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो रेत को उड़ा ले जाती है तथा जो नीचे ग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर निकल आता है, जिसके कारण वहाँ पर उद्यान बन जाता है। वहाँ पानी की उपस्थिति हो जाती है, तो लोग भी उसी के आसपास जो है रहना शुरू कर देते हैं तथा वहाँ पर खजूर जैसी फसलें, जो खजूर के पेड़ होते हैं, वो लगाते हैं तथा उनसे उनके आय के स्रोत ये बन जाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलाकोट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हमने गर्म रेगिस्तान देख लिया, अब हम ठंडा रेगिस्तान देखते हैं। यहाँ पर लद्दाख की बात की गई है, जो हमारा उत्तर में है। लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है।
इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और हमें पता है जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको पृथ्वी ऑब्जर्व करती है, ना कि पहाड़। तो पहाड़ जो है वहाँ पर ठंडी जलवायु रहती है, यानी कि ठंडा मौसम वहाँ का रहता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से यहाँ फसलें भी कम होती हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को अत्यधिक ठंडा एरिया माना जाता है, खासतौर से सियाचिन ग्लेशियर, जिसको सियाचिन हिमनद कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, युद्ध स्थलों में से माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये रहा लद्दाख की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। लद्दाख यहाँ पर नदियाँ भी हैं, सियाचिन हिमनद। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा हो पाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार अपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वहाँ पर लगती भी बहुत तेज़ है, लेकिन वहाँ पर सर्दी रहती है फिर भी, क्योंकि जो सूर्य की किरणें उसको मतलब वहाँ पे पर्वत है, ऊंचा इलाका है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। वनस्पति एवं प्राणीजात क्या है लद्दाख की? यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेडस्टॉर्ट, तिब्बती सिनोकॉक, रेवेन एवं हुक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, घास, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर पशुपालन किया जाता है, जिनसे दूध तथा दूध से जो उत्पादित प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग ये लोग करते हैं अपनी आय के लिए। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उनसे दूध भी प्राप्त करते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं फिर उनको पाल पोस कर उनको बड़ा करते हैं, तथा जो उनकी खाल होती है, जो बाल होते हैं, मतलब बाल होते हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए, स्वेटर वगैरह बनाने के लिए। जो ऊनी चीज़ होती है उनके बालों का ये उपयोग करते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। लोग किस प्रकार से यहाँ पर रह पाते हैं? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग क्या आप लद्दाख में तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध, क्योंकि अत्यधिक जो है चीनी साइड में जो है वहाँ पर बौद्ध बसे हुए हैं, तो वहाँ से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अत्यधिक जो है मुसलमान और चीनी बसे हुए हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गौपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सैम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं, यानी कि अपना खुद का व्यापार करती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है।
क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? कि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं जो घाटियों के बीच में से होकर के रास्ता गुजरता है, उनको दर्रा कहते हैं। थिकसे मठ, यहाँ पर एक बौद्ध मठ को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है वो है पर्यटन। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे अत्यधिक कमाई हो जाती है। यहाँ के लोग जो हैं पर्यटन जब आते हैं उनके लिए अलग अलग स्टॉल वगैरह लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, जिससे वो सामान खरीदते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो इससे यहाँ की आर्थिक स्थिति में काफ़ी योगदान देता है पर्यटन। गौपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। पारंपरिक वेशभूषा से लद्दाखी महिला, इस प्रकार की माँ की वेशभूषा है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लूनकालाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अन्यथा जो सर्दी होती है, जनवरी दिसंबर वाला महीना, वहाँ उस महीनों में ये जो दर्रे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ के कारण जो रास्ता है वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे रेगिस्तान, जिसमें ठंडा और गर्म हमने दोनों देखी, अफ्रीका का सहारा भी और भारत का लद्दाख भी। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।